गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वास्थ्यविद, और स्वास्थ्यविद का कॉमन टॉपिक रहने वाला है इन्फ्लुएंजा डिजीज। कौन सी डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जैसे रेबीज वगैरह पढ़ी थी, और आज हम शुरू करेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? इसे हिंदी में भी इन्फ्लुएंजा कहते हैं और इंग्लिश में भी इन्फ्लुएंजा कहते हैं। ये क्या है? एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन श्वसन संस्था या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। श्वसन तंत्र की एक ये रोग है और इन्फेक्शियस रोग है, यानी कि संक्रामक है। ऐसा रोग है फैलने वाला जिसे संक्रामक कहते हैं, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। और इसको और होता किस कारण है? ये एक आरएनए वायरस के कारण होता है, जिस वायरस का नाम क्या है? H1N1। इस इन्फ्लुएंजा का पॉजिटिव जो वायरस है वो क्या है? H1N1। और जो वायरस वो कौन सा है इसमें? आरएनए, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज है, जिसमें क्या होगा कि जैसे इसके लक्षण जो होंगे हमारे खांसी, जुकाम, गले में खराश, बुखार, इस तरह से इसके लक्षण होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है। पॉजिटिव एजेंट क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस ए, जिसको H1N1 कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस ए पॉजिटिव एजेंट है, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, और जिसका नाम है H1 और N1, ठीक है। और इसको ऑर्थो मिक्सो वायरस भी कहते हैं। इसी वायरस का दूसरा नाम क्या है? ऑर्थो मिक्सो वायरस। ऑर्थो मिक्सो वायरस। तो पूजा, कल हमने जब रेबीज पढ़ा था उसका पॉजिटिव वायरस का नाम क्या था? लिसा वायरस, ठीक है। तो फिर अब ये होगा कैसे? रेस्पिरेटरी डिजीज है ये इन्फ्लुएंजा, तो नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात है, थूकने से, छींकने से, ठीक है, ड्रॉपलेट से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होगा। एक तरह से ये जैसे अपने कॉमन कोल्ड होता है ना, जुकाम होता है, उसी तरह के लक्षण इसमें आएंगे, लेकिन ये वायरल है तो थोड़ा खतरनाक है और फैलने वाला है। तो होगा किससे? थूकने से। संक्रमित व्यक्ति जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके संपर्क में आएंगे। जब कैसे आएंगे? उनके थूकने, छींकने से, ठीक है। तो या फिर जब वो खांसी लेंगे तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं बाहर, अगर वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करके तो हम भी इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 के इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इसका फिर नेक्स्ट बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका? इसका इंक्यूबेशन है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है इन्फ्लुएंजा का। इसका मतलब क्या है? जब H1N1 वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है तो ये बीमारी अपने लक्षण कब दिखाएगी? 1 से 4 दिन के भीतर, यानी कि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने वाला, इन्फेक्ट करने वाला वायरस है ये। जैसे मान लो आपके अंदर एंटर किया आज, तो हो सकता है कल से ही आपको लक्षण दिखाना शुरू कर देंगे, और बहुत कम इंक्यूबेशन पीरियड है इसका, मतलब बहुत तेजी से काम करने वाला वायरस है ये। 1 से 4 दिन या तो अगले दिन या उससे अगले दिन या उससे अगले दिन, अदरवाइज 5वें दिन तो 100% आपके अंदर ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 1 to 4 डेज। तो फिर इसमें साइन एंड सिम्टम मैंने जैसे आपको बताया है, कॉमन कोल्ड जो होता है, जैसे वायरल होता है, जो वायरल जुकाम जिसको बोल देते हैं हम, उसी की तरह होगा। बुखार भी होगा, सिर दर्द भी होगा, हाँ, छींक भी आएगी, खांसी भी आएगी, है ना। तो
गला भी खराब होगा, थकान भी होगी, भूख की कमी। जैसे जैसे अपने जुखाम में जो जो इसमें लक्षण आते हैं वैसे वैसे लक्षण इसमें होंगे, ठीक है। क्योंकि एक तो रेस्पिरेटरी डिजीज है, दूसरी क्या है, वायरल है, ठीक है। तो इसमें लक्षण होंगे वो कोल्ड जैसे ही होंगे जो नॉर्मली होते हैं। एक इसमें एक्स्ट्रा जो लक्षण आ सकता है वो हो सकता है लूज मोशन भी। हाँ, थोड़ा अलग इसमें जो लक्षण आ सकता है वो उसमें व्यक्ति में लूज मोशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम इसका क्या करेंगे, इसको इसका निदान कैसे करें। निदान मतलब डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है जैसे आप लोग डॉक्टर के पास गए, वहां बैठे, आपने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे को ये होता है, ये होता है, ये होता है, लक्षण आपने बता दिए, ठीक है। अब डॉक्टर को डिसाइड करना है कि आपको रोग कौन सा है, ठीक है। रोग का नाम क्या है और रोग है क्या आपके, ठीक है। तो वो जो रोग डिसाइड करते हैं अपन उसी को ही डायग्नोज बोलते हैं। डायग्नोसिस किसको बोलते हैं, रोग के नाम को और रोग कौन सा है ये जानने की प्रक्रिया को ही डायग्नोज कहते हैं, निदान कहते हैं। इसका कारण क्या है, किस कारण से इसको ये लक्षण आ रहे हैं, तो उसको डायग्नोज बोलते हैं। फिर अब हम डायग्नोज कैसे करते हैं, एक तो लक्षण को सुनते हुए कि क्या क्या मरीज बता रहे हैं, फिर उसके जब हम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, जो रिपोर्ट्स करवाते हैं, उसके आधार पे हम डायग्नोज बनाते हैं कि अगर इसकी ये वाली वैल्यू बढ़ रही है तो इसको ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, जैसे कोविड-19 में आपने देखा होगा जो केस होते थे उनका कौन सा कैसा टेस्ट करते थे, गले में लगाते हैं क्या, वो स्टिक सी, हाँ गले वाली तो क्या होती थी, इतना उसमें कंफर्मेशन नहीं होता था टेस्ट का, वो तो टाइम पास होता था, जो मतलब सीधी जीभ पे लगा के टेस्ट कर लिया, जो जो आपका म्यूकस है, थूक है। लेकिन ओरिजिनल कौन सा होता था, जो नाक में देते थे ना पीछे तक, फेरिंग्स तक जो टच हो, नेजो फेरेंजियल स्वैब बोलते हैं उसे। एक सेकेंड, क्योंकि जो आपकी नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, जो अपने मिकोजा है, जो मेम्ब्रेन थी उसका जो फ्लूइड था उसमें डिसाइड होता था कि इसमें वायरस है या नहीं है। इसको बोलेंगे हम नेजो फेरेंजियल स्वैब। अब इसमें दो चीजें आगे इसके नाम में, नेजो और फेरेंजियल। नेजो यानी कि नाक, फेरेंजियल यानी कि फेरिंग्स। मैंने जब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था एक फेरिंग्स स्ट्रक्चर शुरू होता है ना। तो फेरिंग्स क्या था, कॉमन ओपनिंग थी किसकी किसकी, सांस वाली नली की और खाने वाली नली की, इसोफेगस की और ट्रेकिया की, ठीक है। श्वास नली और अन्न नलिका की जो कॉमन पासेज होता है, ठीक है, तो वो क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। तो अब ये क्या है, नाक और फेरेंजियल, मतलब जो नाक जहाँ कहाँ पे खुलेगा, फेरिंग्स में खुलता है दोनों, माउथ भी और ये नेजल कैविटी भी, ठीक है। तो जब वो अपने कोविड में भी आपने देखा होगा किसी का पेशेंट ये सैंपल लेते हुए कोविड वाला, तो नेजो फेरेंजियल स्वैब था वो, उसके आगे एक रुई लगी हुई थी, ठीक है, उसको टच करते थे, उस रुई के अंदर क्या होता था, अपना जो नेजल मिकोजा होता है वो टच लग जाता था उसके अंदर, फिर उसको पैक करके चेक करने के लिए हम भेज देते थे। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी डायग्नोज करने के लिए इन्फ्लुएंजा में भी नेजोफेरेंजियल स्वैब हम लेंगे, ठीक है। और क्या है, इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। फिर क्या है, उसके ब्लड में भी आप चेक कर सकते हैं कि एंटीबॉडीज H1N1 वायरस के खिलाफ बनी है या नहीं है। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि वो इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित है, ठीक है। अगर एंटीबॉडी नहीं मिली है तो मतलब टेस्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो हो सकता है उसको कुछ और हो सकता हो, या कॉमन कोल्ड या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ अगर एंटीबॉडी नहीं मिली हमें तो वो नेगेटिव है। अगर हमें एंटीबॉडी उसके ब्लड में पॉजिटिव मिलेगी तो क्या वो इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने बात कर ली कि
इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है, कहाँ की है, रेस्पिरेटरी सांस वाली की बीमारी के लिए है, ठीक है। और वायरस का नाम क्या है इसका, H1N1, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या था, ऑर्थो मिक्सो वायरस था, ठीक है। आरएनए, इसके वायरस में क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। लक्षण हमने बता दिए। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से 4 दिन का होता है, ठीक है। मतलब बड़ी फास्ट ये ग्रो करने वाला होता है, ठीक है। फिर डायग्नोज कैसे करेंगे, नेजोफेरेंजियल स्वैब, ठीक है। और क्या करेंगे, एंटीबॉडी टेस्ट कर लेंगे। इतना समझ आ गया। उसके बाद क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स। अब मान लो हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स क्या करेंगे, अभी ऐसे क्या काम करेंगे, ऐसे क्या हम पहले से सेफ्टी रखेंगे जिससे हमें ये रोग ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, एंटीवायरल दवाइयां देंगे, जैसे कि ओसेल्टामिविर, ये एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है। ये जहाँ पे लास्ट में वीर लगता है ना, ऐसे आइडिया लगा लेना ये एंटीवायरल है, ठीक है। तो ओसेल्टामिविर ये हम कोविड में भी यूज कर रहे थे। तो एक तो हम एंटीवायरल दवाई देंगे, और क्या करेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगे, यानी कि फास्ट फूड वगैरह का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा भोजन करेंगे जिससे कि हमें जो है विटामिन, प्रोटीन्स, जो भी हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं हमें उससे प्राप्त हो जाए, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे, ठीक है। क्योंकि हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, केवल टेस्ट होता है, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो अपनी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक डाउन होगी। तो उसके कारण फिर क्या है, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या फंगल या पैरासाइटिक डिजीज हमें जल्दी से जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। फिर और क्या है, खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक के रखें। जब भी खांसना है या छींकना है तो ढक के रखेंगे, या फिर मास्क का यूज करते हैं, जैसे हमने कोविड में किया था, ठीक है। कंटिन्यूअस लगा के रखते थे, सुबह शाम दोपहर रात, गाड़ी में, बाहर खुले में ना, मतलब एनी टाइम। उससे भी परेशान हो गए थे लोग, लेकिन उस टाइम वो भी जरूरी बताया जा रहा था, ताकि एक से दूसरे में ना फैले। फिर क्या है, जब भी हमने खाना वगैरह खाना है, खाना खाने से पहले भी और बाद में भी हाथ धोने हैं, या कभी भी मतलब कुछ भी कर रहे हैं आप, कोई काम कर लिया उसके बाद साबुन से हमें हाथ धोना है, ठीक है। तो और क्या है, बीमार लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें। अगर कोई बंदा इस तरह के लक्षण वाला आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसके ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। हो सकता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस का पेशेंट हो और वो आपको भी गिफ्ट दे दे, ठीक है। तो और क्या करना है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, कम से कम 8 घंटे नींद लें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है अपन ने, ठीक है। जैसे उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था विटामिन सी, है ना। लिम सी के नाम से टैबलेट आती है, जिसका यूज हमने कोविड में बहुत ज़्यादा किया था, ठीक है। विटामिन सी आप सप्लीमेंट के तौर पे टैबलेट भी ले सकते हो, अदरवाइज आप खट्टे जो पदार्थ होते हैं, है ना, संतरा, नींबू, इस तरह की चीज़ों का यूज कर सकते हो। हाँ, तो उसमें जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, उन द्रव्यों का, उन आहार का आप लोग प्रयोग कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट क्या है, नींद आपने पूरी रखनी है 8 घंटे मिनिमम। जो हेल्दी जो स्लीप बताया गया है वो कितना टाइमिंग बताई है, 8 घंटे। ये ना हो कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक रील्स देखते रहें, फिर सुबह अपने को तो सुबह तो उठना पड़ेगा ही, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को क्या काम जाना है, ठीक है। इस तरह से अपनी नींद भी पूरी रखनी है। और क्या करना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है। लिक्विड डाइट आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखनी है, ठीक है। तो और क्या है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। फिर क्या है, हमने वैक्सीन लेनी है इन्फ्लुएंजा की।
वैक्सीनेशन अपनी कंप्लीट रखनी है। तो ये तो हमारा हुआ इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा डिजीज। नेक्स्ट अपने क्या है, एवियन फ्लू। हमने करवाया है इन्फ्लुएंजा डिजीज, ठीक है। ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, सांस की बीमारी है, वायरस से होती है, आरएनए वायरस है इसका, और जो वायरस का नाम है H1N1, ठीक है। और फिर क्या है, इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें नॉर्मली जैसे जुकाम में, कॉमन कोल्ड में होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर दर्द होना, भूख ना लगना, वो सारे इसमें लक्षण होते हैं। और इसका डायग्नोज कैसे करते हैं हम, एक तो नेजोफेरेंजियल स्वैब, जैसे हमने कोविड में जो वो नाक से सैंपल लेते थे, ठीक है, हाँ, नेजोफेरेंजियल स्वैब कर बोलते हैं उसको। और एक इसमें ब्लड टेस्ट कर लेंगे, जिसमें हम एंटीबॉडी चेक करेंगे कि एंटीबॉडी इसमें इन्फ्लुएंजा के खिलाफ बनी हुई है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो नेगेटिव है, ठीक है। और इसमें फिर क्या है, प्रिवेंशन कर, जैसे एक तो जो आपने डायग्नोज करने के लिए नेजोफेरेंजियल स्वैब लेना है, उसको चेक कर लेंगे। एक क्या है, दूसरा टेस्ट इसमें क्या हो सकता है, ब्लड के अंदर एंटीबॉडी चेक कर लेंगे। बन गई है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि आपको इन्फ्लुएंजा है। हाँ, अगर नेगेटिव, अगर नहीं बनी हुई तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है, नहीं है, या कुछ और भी हो सकता है वो, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर अपन ने बात की है कि प्रिवेंशन और कंट्रोल, मतलब ये ना हो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए अच्छी नींद पूरी रखनी है, 8 घंटे की कम से कम। जो डाइट लेनी है वो हमें न्यूट्रिशियस लेनी है, फास्ट फूड वगैरह को अवॉइड करना है, ठीक है। और क्या है, ओसेल्टामिविर नाम की जैसे मेडिसिन आती है, एंटीवायरल है, ठीक है, ओसेल्टामिविर, ठीक है, इसको हमने कोविड में भी यूज किया था। और आप विटामिन सी वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है। और जो अगर मान लो कोई पेशेंट आपको ऐसा लग रहा है तो उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी है। और क्या है, मास्क वगैरह का या थूकते समय, छींकते मतलब खांसते और छींकते समय हाथ का यूज करना है, यानी कि मुंह को ढकना है। ये अपना इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, वायरल डिजीज है। तो नेक्स्ट क्या है, एवियन फ्लू। इसको इन्फ्लुएंजा को भी फ्लू भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम फ्लू भी है, फ्लू। अब नेक्स्ट क्या है, एवियन फ्लू। एवियन फ्लू, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। ये भी वायरल है। आपने समय समय पर कुछ कुछ सालों बाद सुना होगा कि चिकन वगैरह नहीं खाना अपने, क्योंकि बर्ड फ्लू फैला हुआ है ना, मुर्गे वगैरह पक्षी मरने शुरू हो जाते हैं। उबलता है, हो सकता है कि कुछ वायरस बच गया उसमें। अलग अलग वायरस या बैक्टीरिया का अलग अलग टेम्परेचर के टॉलरेंस पावर होती है, ठीक है, टॉलरेंस पावर अलग अलग होती है। कुछ वायरस या बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केवल 60 डिग्री पे मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 60 डिग्री अगर उनको टेम्परेचर मिल जाए तो वो ग्रो होते हैं और ज्यादा, ठीक है। टॉलरेंस पावर अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग वायरस की अलग अलग है। हाँ, हाँ, इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्या है, बर्ड फ्लू, इसका नाम एवियन फ्लू भी है, ठीक है। और इसका जो वायरस रहेगा उसका नाम क्या है, H5N1, क्या है, H5N1। और जो इन्फ्लुएंजा था उसका क्या था, H1N1। इसके वायरस में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी एक वायरल डिजीज है। तो इसका एजेंट कौन हो गया, अब इन्फ्लुएंजा वायरस एजेंट है, उसका भी इन्फ्लुएंजा वायरस एजेंट था, लेकिन उसमें H1N1 था और इसमें क्या हो गया, H5N1। उसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड था ना उसका 1 से 4 दिन था, ठीक है, और इसका 2 से 5 दिन लगभग,
हाँ सेम है उसका, थोड़ा वो और भी जल्दी होता है, ये थोड़ा सा मतलब एक दिन लेट हो सकता है। तो सर मतलब ये दो दो चार पाँच दिन में सर गया करते हो उसके बाद में हो सकता है कि दो चार पाँच दिन के बाद लक्षण है सकते हैं। इसके लक्षण क्या होता है, जैसे आप किसी के कांटेक्ट में आ गए ना, तो आपको ये अगले दिन से शुरू हो जाएंगे लक्षण। हाँ ये बहुत फास्ट है ये वायरस। नहीं हो रहा तो हम सेम है। हाँ अगर आपके 4-5 दिन निकल गए तो मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, आपके इम्यूनिटी ने उसे जंग जीत ली, ठीक है। तो अब क्या है बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू में क्या है, इसमें ट्रांसमिशन कैसे होगा, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या है, हम क्या होंगे, इन्फेक्टेड जो पक्षी होंगे, इन्फेक्टेड पक्षियों के संपर्क में आने से आपको एवियन फ्लू और या बर्ड फ्लू होगा। तो इसका ट्रांसमिशन इस तरह से होता है, यानी कि जैसे आपने या तो आप पक्षी वगैरह मुर्गा पालन वगैरह करते हो है ना, उनमें हो गया, उनके संपर्क में आप आ गए, या फिर आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो, आप ऐसे आपने किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खा लिया, उन्होंने बर्ड फ्लू वाले जो मुर्गे थे चिकन थे उनको बना के आपको खिला दिया है ना, उससे भी आपको ये फैल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको संक्रमित आप हो सकते हो। फिर क्या है इसमें लक्षण कैसे होंगे, इसमें लक्षण एक तो आपको फीवर आएगा, बुखार, एक इसमें लक्षण होगा डिजनिया, हाँ डिजनिया बोलते हैं सांस आने में कठिनाई होना, डिजनिया क्या होता है, हाँ उसको छोड़ दे, वो नहीं पड़ेगा, उसने एग्जाम नहीं देने, एग्जाम तो हमने देने हैं, पता नहीं यार क्या मिल गई, ये शायद वो मिट्टी टाइप चीज होती है, फाइबर हो सकता है ये, है ओरिजिनल। तो इसमें क्या है, एक तो फीवर आएगा, एक सांस लेने में कठिनाई जिसे हम डिजनिया बोलते हैं, और क्या होगा, आंखें पीड़ादायक, आंखें यानी कि आंखों में भी दर्द होगा, जैसे हाँ एक लक्षण मैंने आपको ये किसका बताया था, आंखों में दर्द होना, आई फ्लू तो पढ़ाया नहीं, डेंगू में मैंने आपको बताया था आंखों में दर्द होता है, और क्या है, डेंगू के अंदर हम फल बताते हैं हाँ नहीं वो उसी का है, वो तो जैसे मान लो भी लाइट से इरिटेशन हो सकती है, लेकिन उसका लक्षण है ये क्या है, मतलब जो अपने लेंस में दर्द नहीं होगा, जो अपने ये जहाँ पे आंखें रखी हुई ना, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं आयुर्वेद में, उसमें दर्द होगा, आपके ये आंखों के इधर भी बैक साइड में भी ये सारी चीजें आपके दर्द करती हुई पता लगेंगी, ठीक है। तो और क्या है इसमें, खांसी होगी आपको, गले में खराश, ठीक है, हाँ खांसी भी आएगी, हाँ इसमें वो जो इन्फ्लुएंजा वाले भी जो सिम्टम है वो भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, इसमें डिजनिया हो रहा है, एक तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और इसमें आंखों में भी दर्द हो रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए प्रिवेंशन कंट्रोल क्या करेंगे, प्रिवेंशन किसे कहते हैं, यानी कि किसी बीमारी के होने से पूर्व हमने जो प्रबंध किए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन, प्रबंधन और नियंत्रण के उपाय। एक तो क्या करेंगे हम, जो मुर्गी पालन करते हैं उनसे हटके, उनसे दूर रहेंगे, और जो मतलब जो इन्फेक्टेड पक्षी हैं उनसे बचाव रखेंगे, उनसे भी दूर रहेंगे, और जिस टाइम में बर्ड फ्लू फैला हो तो उस टाइम में नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना चाहिए, उस टाइम में वेजिटेरियन बन जाए, हाँ है, मटन से नहीं होगा, बर्ड फ्लू है ये।
ब्लड क्या होता है? हाँ, मटन से नहीं होता ये मेनली सबसे ज़्यादा अपने नॉर्मल लोगों में फैलने के कारण है मुर्गे होते हैं जो, उनसे ज़्यादा फैलता है क्योंकि मुर्गा पालन नॉर्मल हर जगह बीमार होते हैं, फिर बीमार होते हैं। कि कहीं भी हो सकता है, अगर आपने घर में भी रखे हुए तो उनमें भी फैल सकता है वो, तो पहले मरे नहीं थे। मरते हैं फार्मों में भी, पता नहीं हजारों हजारों मुर्गे, लाखों लाखों मुर्गे मर जाते हैं उनके। बर्ड फ्लू होता है तो वो एक दो दिन के अंदर ही सारे खत्म हो जाते हैं। हाँ, जो लक्षण इसके हैं 4-5 दिन 5 दिन तक है इसमें, जैसे दो, बर्ड के अंदर बोल रहा हूँ, मशरूम के अंदर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ एक दिन के अंदर सारे मर जाते हैं। हाँ, तो अगर अपने पास आ रहा है कोई, हमने पिटवाया कोई, तो वो तो नहीं मरा। अपने पास हम जो चिकन बनाएंगे हम्म, उसको तो अच्छे तरीके से काम होगा, हाँ, वो तो नहीं मरा उससे। उससे नहीं मरा हो, आपको क्या पता, अगर मान लो आपके सामने उसने काटा है, जिंदा था, ठीक है, तो हो सकता है आपने कोई, अपने उसका टेस्ट तो नहीं किया, हो सकता है उसमें वो इन्फेक्टेड हो इससे, हो सकता है उसका वो लौट ही आज आया हो, सस्ते में उठा लिया उसने कहीं से कि ये इन्फ्लुएंजा वाला है, बर्ड फ्लू वाला है ना। और जो रेस्टोरेंट में आपको बना के दिया हुआ है पका पका है, आप कौन सा चेक करोगे, है ना। तो वो भी क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ रेस्टोरेंट वाले फ्री में भी देना शुरू कर देते हैं, यहाँ हाफ रेट कर देते हैं, सेल लगा देते हैं। तो पैसे के लालच में बीमारी को मोल लेने वाली बात है। और क्या करेंगे इसमें, इन्फ्लुएंजा का टीकाकरण करवाएंगे आप, जो फ्लू है एंटी फ्लू के जो वैक्सीन होती है वो लगवाएंगे। और जो मान लो मुर्गे वगैरह मर चुके हैं, मुर्गे या पक्षी कोई भी जो इन्फेक्टेड थे, उनका जल्द से जल्द डिकम्पोज करना, ठीक है, उनको खुले में ऐसे नहीं छोड़ के रखना, हाँ, ठीक है, उनका निपटान करना है, खेतों का कठोर कीटाणु शोधन करना है। और क्या करना है, मुर्गे को उचित तरीके से पकाना। अगर कोई बंदे लेके आए हैं तो उसको मतलब ऐसे नहीं भी कच्चा पका ही खा लिया आपने, अच्छे से पकाना है उसको, ठीक है, हाँ। और क्या करना है, आइसोलेशन टेक्निक। आइसोलेशन टेक्निक, आइसोलेशन क्या होता है, सांस लेने की दिक्कत, तो डिजनिया क्या होता है, हाँ, अलग रखना। जो अपन ने ये कोविड में आइसोलेशन किया था ना, क्वारंटाइन, हाँ, आइसोलेशन अलग निकाल दिया। जैसे मान लो आप में से कोई एक बंदा इन्फेक्टेड हो गया, ये हिमांशु हो गया, तो इसको अलग निकाल लिया। कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे हुए, एक तो इन्फ्लुएंजा, और एक हो गया अपना एवियन फ्लू यानी कि बर्ड फ्लू, ठीक है। नेक्स्ट अपनी ट्यूबरकुलोसिस है, थोड़ा शुरू कर लेते हैं उसको भी, बाकी कंटिन्यू कर लेंगे। तो जो अपन ने पढ़ा है इन्फ्लुएंजा, उसमें पॉजिटिव वायरस कौन सा है, H1N1। और इसमें बर्ड फ्लू में H5N1। और उसमें इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 1 से 4 दिन। और बर्ड फ्लू में 2 से 5 दिन, ठीक है। लक्षण इनमें ज्यादातर एक जैसे रहते हैं, लेकिन बर्ड फ्लू में एक्स्ट्रा जो सिम्टम्स होते हैं, सांस लेने में दिक्कत, डिजनिया जो बोलते हैं हम, और क्या है, आंखों में दर्द, है ना। हाँ, तो ये इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा लक्षण आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम शुरू कर लेते हैं क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, जिसको ट्यूबरकुलोसिस को आयुर्वेद में, हिंदी में हम बोलते हैं क्षय रोग। जब आप अपने सिटी में या गांव के हॉस्पिटल में, अगर सिविल हॉस्पिटल जाओगे, तो वहां पे डिपार्टमेंट बना होता है क्षय रोग विभाग, वहां लिखा होता है क्षय रोग विभाग। क्षय रोग, और इसे हम मॉडर्न साइंस में क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस।
एसिड फर्स्ट बैसिलस, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, पॉजिटिव बैक्टीरिया का? ट्यूबरकुलोसिस नहीं, ट्यूबरकुलाई। हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। इसका ये क्या है, पॉजिटिव। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो ये जो हिमांशु ट्यूबरकुलोसिस है, बैक्टीरियल है या वायरल है? बैक्टीरियल है, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा है इसका? माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो नहीं है, माइको है। हाँ, माइक्रो नहीं है, हैं? अब ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है। तो अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, ट्रांसमिशन कैसे होगा इसका संक्रमण? हाँ, वो सारा ड्रॉपलेट, हाँ वो सारा ड्रॉप मेनली ड्रॉपलेट से होता है। ट्रांसमिशन इसका मेनली ड्रॉपलेट से होता है, थूक से, छींक से, जो बिल्कुल बारीक बारीक कई बार जो ड्रॉपलेट निकलती है उनसे, ठीक है। या फिर क्या है, एक जैसे अंकित ने बताया संपर्क में आने से, किसके, इन्फेक्टिव जो बंदा है, ठीक है, जो स्पुटम पॉजिटिव है, स्पुटम पॉजिटिव है जो उस व्यक्ति के, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे मान लो किसी व्यक्ति में हमें लक्षण दिखाई दिए टीवी के लक्षण कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं? खांसी, किसमें बुखार चढ़ेगी? नाक में, नाक में बुखार कौन सी चढ़ती है? रात में क्या, मेरे को सुना नाक में बुखार चढ़ती है। वही मैं पूछ रहा हूँ, नाक में कौन सी चढ़ती है? रात में, हाँ रात में फीवर ज्यादा है। सबसे पहले तो हम देखेंगे खांसी है, लेकिन 3 हफ्ते से ज्यादा हो गई, ठीक नहीं हो रही। मान लो 21 दिन तक खांसी चल रही है। इसमें मेनली क्या होता है, स्पुटम वाली, स्पुटम किसे कहते हैं हम? बलगम को, ठीक है। बलगम वाली शुरू में तो क्या होगा, सूखी खांसी होगी, फिर थोड़े दिन बाद बलगम वाली खांसी हो जाएगी। और बलगम भी जब आपको आएगा तो साथ साथ में आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड दिखाई देगा उसमें, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ब्लड दिखाई देगा। एक तो हुआ ये लक्षण। दूसरा क्या रहेगा इसमें, उसको फीवर आएगा मोस्टली रात को, ठीक है। और वो क्या है, बिल्कुल उसको पसीना आएगा काफी, ठीक है। और क्या होगा, और उस बंदे में वेट उसका लॉस होता रहेगा, हाँ हर दिनों के साथ में उसका वेट कम होता रहेगा, ठीक है। तो ये मेन, हाँ सूख जाएगा वो, ये उसके मेन लक्षण है। वीसीजी है ना, वीसीजी जन्म के टाइम आपा एट द टाइम ऑफ बर्थ, मैंने आपको 3 वैक्सीन बताई थी, कौन कौन सी थी? एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम पे बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन दी? कौन कौन सी? पोलियो, हाँ, और होने की थोड़ी वेट करेंगे, कब होएगी? विद इन 24 आवर में पूछा मैंने, जन्म हुआ बच्चे का 24 घंटे के भीतर जो दी जाती है होते ही
भले ही आप होने के घंटे बाद दे दो वैक्सीन। 3 वैक्सीन मैंने आपको बताई थी। सल्फास अपने बच्चे को कौन देगा भाई? सल्फास तो अगर अब आप लोग जैसे हो दुखी कर लोगे पूरा तब भी नहीं देंगे माँ बाप तो। तीन वैक्सीन है विकास बता है? 3 वैक्सीन है, 2-3 दिन पहले तूने बताई भी थी। एक तो हेपेटाइटिस बी होगी, 3 ही है। पोलियो कौन सी वाली पोलियो? 2 पोलियो दी जाती है, एक इंजेक्शन, हाँ ओरल, हाँ ओरल पोलियो जिसको ओपीवी बोल देते हैं, ठीक है। फिर एक रहेगी टेटनस। टेटनस नहीं देते बच्चे को मौके में, बाद में देते हो, 6 वीक पे देते हो। बीसीजी, बीसीजी यही तो है टीबी के लिए। वैक्सीलेस कालमेट यूरिन, यूरिन ठीक है। तो ये टीबी के लिए है, ठीक है। तो ये वैक्सीन किसके लिए है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो यार टाइम हो गया, चलो आज हम आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।